नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नई 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। ये प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। 22वें एपिसोड में हम ओडिशा राज्य के गठन के पीछे के आकर्षक इतिहास के बारे में सीखते हैं। ये एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। आज हमारे सामने ओडिशा के बनने की कहानी है और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ओडिशा मतलब भाषा के आधार पे जो शुरुआती राज्य बने उनमें से एक था। बिल्कुल। ये सिर्फ किसी भी राज्य की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक भाषा अपनी पूरी कौम के लिए एक सरहद खींच सकती है। हाँ, और इंडिया स्टेट स्टोरीज का ये लेख हमें बताता है कि कैसे अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर इस राज्य को बनाया गया। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं। तो शुरू करते हैं उस दौर से जब ओडिशा नाम का कोई एक प्रांत था ही नहीं। मतलब 1 अप्रैल 1936 को ये आधिकारिक तौर पर बना। हाँ, आधिकारिक तौर पर। लेकिन इसकी नींव तो कह सकते हैं बहुत पहले रखी जा रही थी, 19वीं सदी के अंत में। उस समय उड़िया बोलने वाले लोग एक जगह नहीं थे, वो 3 अलग-अलग प्रशासनिक हिस्सों में बटे हुए थे। बिल्कुल। मद्रास प्रेसिडेंसी, मध्य प्रांत और बिहार उड़ीसा। सोचिए, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, एक जैसी संस्कृति, पर सरकारी तौर पर 3 अलग-अलग दुनिया का हिस्सा हैं। और इसका असर उनकी पहचान पर जरूर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बंटवारा नहीं था, ये एक तरह से पहचान का संकट था। जब आपकी भाषा को अहमियत नहीं दी जाती, जब शिक्षा और सरकारी काम किसी और भाषा में हो, तो आपकी अपनी संस्कृति हाशिए पर चली जाती है। बिल्कुल। और यही बात उस समय के बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों को चुभने लगी थी। उन्हें लगा कि अगर हम एक नहीं हुए तो हमारी भाषा और पहचान ही शायद खो जाएगी। और यहीं पर मधुसूदन दास जैसे लोगों की भूमिका सामने आती है। हाँ, उत्कल गौरव। उत्कल गौरव यानी उड़ीसा का गौरव। उन्होंने इस बिखरी हुई भावना को मतलब एक आवाज दी। उन्होंने ही दी, लेकिन सोचिए एक अकेले इंसान के लिए 3 अलग-अलग प्रांतों में फैले लोगों को एकजुट करना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। पर मधुसूदन दास ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं बनाया, उन्होंने इसे उड़िया अस्मिता का, पहचान का सवाल बना दिया। और इसी भावना को एक संगठित रूप देने के लिए 1903 में एक संगठन बना। हाँ, उत्कल सम्मिलनी। ये सिर्फ बैठकें करने वाला संगठन नहीं था, ये एक आंदोलन था। वो लोगों के बीच जाते, याचिकाएं तैयार करते, ब्रिटिश अधिकारियों से मिलते। और मांग एक ही थी। एक ही मांग, सारे उड़िया भाषी इलाकों को एक साथ लाओ, एक करो। और इन लगातार कोशिशों का असर तो हुआ ही होगा। सरकार पर दबाव जरूर बढ़ा होगा। बिल्कुल। दशकों के अभियान के बाद ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने फिर इस मामले की जांच के लिए ओ'डोनिल समिति बनाई। अच्छा। और इस समिति की रिपोर्ट, वो एक तरह से इस आंदोलन की पहली बड़ी जीत थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि एक अलग उड़ीसा प्रांत बनना चाहिए। मतलब उन्होंने सिफारिश कर दी। पूरी तरह से। रिपोर्ट में बाकायदा नक्शा खींचकर बताया गया कि इसमें कौन कौन से इलाके शामिल होने चाहिए, जैसे उड़ीसा डिवीजन, अंगुल, रायपुर जिले की खरियार जमींदारी और गंजम जिले का बड़ा हिस्सा। हाँ, तो ये पहली बार था जब किसी सरकारी दस्तावेज ने इस बिखरे हुए क्षेत्र को एक राजनीतिक इकाई के रूप में देखा। उस सपने को एक ठोस आकार मिल गया। तो 1936 में ब्रिटिश भारत के नक्शे पर एक नया प्रांत तो बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस आधा सफर था, है ना? बिल्कुल, क्योंकि इस नए प्रांत के अंदर भी बहुत सारी खाली जगह थी। रियासतें। हाँ, रियासतें, जिन्हें उड़ीसा सहायक राज्य या प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। मयूरभंज, कालाहांडी, क्योंझर, बलांगीर, 20 से ज्यादा छोटे बड़े राज्य थे, जिनके अपने राजा थे, अपने कानून। बिल्कुल। ये ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी के तहत आते थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से ये पूरी तरह ओडिया थे।
तो अब चुनौती ये थी कि इस राजनीतिक रूप से बिखरे हुए भूगोल को एक कैसे किया जाए। और मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद इन राजाओं को अपनी सत्ता छोड़ने के लिए मनाना सरदार पटेल के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा होगा। बिल्कुल नहीं माने वो आसानी से। शुरू में तो उन्होंने अपनी सत्ता बचाने की पूरी कोशिश की। इन रियासतों के शासकों ने मिलकर एक यूनियन बना लिया। अच्छा, अपना एक अलग गुट। हाँ, ईस्टर्न स्टेट यूनियन। उनका विचार था कि हम सब मिलकर अपने एक अलग समूह बनाए रखेंगे और भारत में पूरी तरह विलय नहीं करेंगे। लेकिन वो संघ ज्यादा दिन टिक नहीं टिक सका। उनके बीच ही बहुत मतभेद थे। कुछ शासक प्रगतिशील थे, कुछ बेहद सामंती, और सबसे बड़ी बात, इन राज्यों की जनता वो भारत के साथ जुड़ना चाहती थी। प्रजामंडल आंदोलन जोर पकड़ रहा था। हाँ, आखिरकार जब शासकों को लगा कि वो अकेले टिक नहीं पाएंगे, तो 1948 में ये यूनियन भंग हो गया और एक-एक करके रियासतों ने विलय समझौतों पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया। कुल 24 रियासतों का विलय हुआ उड़ीसा में। हाँ, लेकिन एक कहानी थोड़ी अलग है, मयूरभंज की। हाँ, लेख में इसका जिक्र अलग से है। वहाँ कुछ खास हुआ था क्या? मयूरभंज एक बड़ी और समृद्ध रियासत थी। वहां के महाराजा ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बहुत साहसिक, कह सकते हैं रिस्क जोखिम भरा कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र सरकार बना ली। एक मिनट, मतलब 23 रियासतें भारत में शामिल होने को तैयार हो गईं, पर मयूरभंज के महाराजा ने सोचा कि वो अकेले अपना देश चला सकते हैं। हिम्मत कहिए या उस वक्त की राजनीतिक अनिश्चितता को पढ़ने में हुई चूक, लेकिन उनकी ये स्वतंत्र सरकार चल नहीं पाई। राज्य के अंदर ही अस्थिरता पैदा हो गई। लोगों का दबाव बढ़ा होगा। बहुत ज्यादा। आदिवासी आबादी के बीच विद्रोह की स्थिति बन गई और जनता का दबाव इतना बढ़ा कि महाराजा के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा। आखिरकार 17 अक्टूबर 1948 को उन्हें भी हस्ताक्षर करने पड़े। और 1 जनवरी 1949 को मयूरभंज भी उड़ीसा का हिस्सा बन गया। बिल्कुल, और इसके साथ ही उड़ीसा का वो भौगोलिक एकीकरण पूरा हुआ। तो अब जाकर उड़ीसा का वो नक्शा बना जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। एक राज्य का नक्शा बना लेना एक बात है, और इतने बड़े इलाके पर असरदार तरीके से शासन करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये बहुत जरूरी मुद्दा है। आजादी के बाद शासन का मॉडल बदल रहा था। सरकार का काम सिर्फ लगान वसूलना नहीं था, बल्कि विकास को लोगों तक पहुंचाना था। और ओडिशा के पुराने जिले तो बहुत बड़े-बड़े थे। बहुत बड़े। सोचिए, कोरापुट जैसा जिला, अगर किसी को जिला मुख्यालय में कोई काम है तो हो सकता है उसे वहां पहुंचने में ही 1-2 दिन लग जाएं। ऐसे में विकास कैसे पहुंचेगा? तो जाहिर है कि इन बड़ी प्रशासनिक इकाइयों को छोटा करना जरूरी हो गया होगा। हाँ, इसी जरूरत को समझते हुए 1992 में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ये समझने के लिए एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया कि क्या नए जिले बनाना प्रशासनिक रूप से सही होगा। और इसका नतीजा क्या निकला? क्या वाकई में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए? नतीजा बहुत बड़ा और क्रांतिकारी था। 1993 और 1994, इन 2 सालों में ओडिशा का अंदरूनी नक्शा पूरी तरह बदल गया। कैसे? 9 मौजूदा जिलों को तोड़कर 17 नए जिले बनाए गए। रातों रात जिलों की संख्या 13 से बढ़कर 30 हो गई। 13 से 30, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। और इसका एक ही मकसद था, शासन को सुलभ बनाना, खासकर उन दूरदराज के और आदिवासी इलाकों के लिए जो दशकों से विकास की दौड़ में पीछे छूट गए थे। आपने आदिवासी इलाकों का जिक्र किया। ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादियों में से एक है, लगभग 22-23%। तो ये जो नए जिले बने, क्या इससे जमीनी स्तर पर वाकई उन समुदायों की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और आंकड़े और जमीनी हकीकत बताती हैं कि फर्क पड़ा। मिसाल के तौर पर मलकानगिरी को लीजिए। जब ये कोरापुट का हिस्सा था तो जिला मुख्यालय पहुंचना ही एक काम था। बिल्कुल। अलग जिला बनने से न सिर्फ प्रशासन और सरकारी योजनाएं जैसे पीडीएस, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा लोगों के करीब आईं, बल्कि इससे एक और बड़ा फायदा हुआ। वो क्या? स्थानीय आदिवासी नेताओं को एक राजनीतिक मंच मिला। उनकी आवाज अब सीधे राजधानी भुवनेश्वर तक पहुंचने लगी। तो नबरंगपुर, मलकानगिरी, कंधमाल जैसे जिलों का बनना एक तरह से समावेशी विकास की दिशा में एक मील का पत्थर था। और ये बात भी है कि ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहां चक्रवात जैसी आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। निश्चित रूप से। तो छोटे प्रशासनिक यूनिट होने से आपदा प्रबंधन में भी मदद मिलती होगी। बहुत मदद मिलती है। छोटे जिलों का मतलब है बेहतर समन्वय और तेजी से राहत पहुंचाने की क्षमता। 1999 के सुपर साइक्लोन ने उड़ीसा में भारी तबाही मचाई थी।
उस अनुभव से सीखते हुए राज्य ने जो सिस्टम बनाया है वो इन्हीं छोटे प्रशासनिक ढांचों की वजह से और भी कारगर हुआ है। हाँ, फैलिन और फानी जैसे चक्रवातों से निपटने में ओडिशा के मॉडल की तो दुनिया भर में तारीफ होती है। बिल्कुल, और इसका एक श्रेय जिलों के इस पुनर्गठन को भी जाता है। तो हमने देखा कि कैसे भाषा ने राज्य की बाहरी सीमा तय की, फिर रियासतों के विलय ने उसे जोड़ा और फिर बेहतर शासन की जरूरत ने अंदरूनी लकीरों को फिर से बनाया। लेकिन इस सफर में एक और दिलचस्प मोड़ आया जो पहचान से जुड़ा था, राज्य के नाम का बदलना। हाँ, 2011 में उड़ीसा आधिकारिक तौर पर ओडिशा बन गया। ये सिर्फ एक स्पेलिंग का बदलाव तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक कारण था। ओडिशा और भाषा के लिए उड़िया शब्द वो स्थानीय उच्चारण के ज्यादा करीब है। अच्छा। ये अपनी पहचान को, अपनी भाषा की ध्वनि को सम्मान देने का एक तरीका था। ये उस पूरी यात्रा का एक तार्किक अंत था जो मधुसूदन दास ने एक सदी पहले शुरू की थी। अपनी पहचान को उसके सबसे शुद्ध और प्रामाणिक रूप में स्थापित करना। बिल्कुल। ये बात वाकई में बहुत दिलचस्प है। आज ओडिशा 30 जिलों वाला एक स्थापित राज्य है। इसकी सांस्कृतिक विरासत तो खैर बहुत ही समृद्ध है। उड़िया भाषा को भारत की 6 शास्त्रीय भाषाओं में से एक होने का दर्जा मिला है। हाँ, जो इसकी प्राचीन साहित्यिक परंपरा का सबूत है। और फिर पुरी की रथ यात्रा, ओडिसी नृत्य, कोणार्क और लिंगाज के मंदिर, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि एक राज्य सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता। वो लोगों, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति का एक जीता जागता स्वरूप होता है। बिल्कुल, ओडिशा के बनने की कहानी इसी बात का प्रमाण है। तो जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो एक बात साफ होती है, ओडिशा का नक्शा स्याही से नहीं बल्कि पहचान की आकांक्षाओं से खींचा गया है। सही कहा। पहले भाषा ने बाहरी सीमाएं तय की, फिर राष्ट्रीय एकता ने रियासतों को जोड़ा और आखिर में बेहतर और समावेशी शासन की जरूरत ने अंदरूनी लकीरों को फिर से बनाया। ये सिर्फ एक राज्य का बनना नहीं है, ये एक आधुनिक राष्ट्र के विकास का एक छोटा मॉडल है। बिल्कुल, और ओडिशा की यात्रा ये दिखाती है कि एक राज्य की सीमाएं वो पत्थर की लकीर नहीं होती, वे समय और जरूरतों के हिसाब से बदलती हैं, विकसित होती हैं। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। हाँ, भविष्य के लिए, कि जैसे जैसे भारत विकास करेगा और समाज की जरूरतें बदलेंगी, तो क्या भविष्य में हमें राज्यों की आंतरिक सीमाओं को फिर से बदलने की जरूरत पड़ सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो उसका आधार क्या होना चाहिए? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या आधार सिर्फ प्रशासनिक सुविधा होगी या फिर सांस्कृतिक और भाषाई पहचान जैसे मुद्दे भी उसमें अहम भूमिका निभाएंगे?